So it means we need to start with the preparation. फिनोल को एक मोमेंट होता है ऐसे फिनोल को बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं और उन तीनों में पहला तरीका है फ्रॉम बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है और दैट्स द फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट से भी करा सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारा प्रोडक्ट सेम है। तो पिछली बुक ने सोडियम कार्बोनेट से किया हुआ था, इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसी को फॉलो कर लेंगे। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो एक चीज बनेगी Na2SO3, इट्स कॉल्ड सोडियम सल्फाइड। जैसे मैं पहले भी इक्वेशन तो हमारी क्वालिटी है ना, तो ये चीजें बड़ी अहम है किसका क्या नाम है। जैसे ये नाम है SO4 होगा तो ये सोडियम सल्फेट होगा और SO3 है तो इससे सोडियम सल्फाइड। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ बनेगा एक अलग वाटर और साथ में बनेगा फिनोल का सॉल्ट, नॉट फिनोल, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनोऑक्साइड। ये एसिड है ना, ठीक है। अब ये 2 से रिएक्शन हो गया, आप देख सकते हैं टोटल 3 Na हो गए, तो इधर और एक। फिर ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड बेसिकली फिनोल जो कि एसिड है, कार्बोलिक एसिड नाम का, इसका सॉल्ट है। तो इसकी हम एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे HCl से तो ये बना देगा ये जहन में रखना है, चूंकि फिनोल वीक एसिड है इसलिए किसी भी ऐसे रिएक्शन में वो डायरेक्ट नहीं बन सकता जिसमें बेस इन्वॉल्व। लॉजिकली जब ये रिएक्शन हो रहा है ना तो बना फिनोल था, लेकिन चूंकि अंदर बेस अभी मौजूद है उसने फिनोल को न्यूट्रलाइज किया और उसका सॉल्ट बना दिया। जब ये रिएक्शन खत्म हुआ, सारा बेस खत्म हो गया, आपके पास ये है, तब आपने उसका एसिड से रिएक्शन करके उसे फिनोल की हालत में लाया। वरना अगर यहाँ बेस मौजूद हो तो ये कभी नहीं बन सकता, ये बेस फॉर्म इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसलिए ये हम देखेंगे हर रिएक्शन में पहले फिनोऑक्साइड बना है, उसके बाद ये वाला रिएक्शन किया और फिनोल बन गया। द सेम थिंग हैपेंस इन द सेकंड, क्योंकि इससे ज्यादा मशहूर तरीका है, इसको हम कहते हैं डाउस मेथड। और ये है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है क्लोरोबेंजीन। तो इफ आई हैव अ क्लोरोबेंजीन that need to react again with the sodium hydroxide under high pressure and temperature. तो अगेन यहाँ क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डायरेक्ट फिनोल नहीं बनाएंगे, पहले बनेगा सोडियम फिनोऑक्साइड। जब सारा फिनोल खत्म हो जाएगा तो यही दोनों फिनोऑक्साइड और HCl रिएक्शन करेंगे और ये फिनोल बनाएंगे। तो हमारे याद करने की बात यही हुई कि can prepare phenol by reacting sodium hydroxide with either benzene sulfonate or the chlorobenzene. And दोनों में intermediate sodium phenoxide है which is phenol after reacting with HCl. तीसरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है and that is from
benzene diazonium chloride. Basically, benzene diazonium salt. Di तो एजो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें डाई एजो वो कंपाउंड है जिसमें दो नाइट्रोजन हो, और ये सॉल्ट है, इसमें क्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, इस benzene diazonium salt chloride. इसकी सिंपली हाइड्रोलिसिस करती है, तो यहाँ डायरेक्ट फिनोल बनेगा, तो देयर इज नो बेस इन्वॉल्व देयर, और नाइट्रोजन बनेगा और तीन तरीके हैं जो कि हमने एहतियातन किए, बिकॉज इन आवर सिलेबस उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कलर्स मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिस हंगमी से बना हुआ है ना, उसमें कई ऐसे फ्लॉज हैं कि डर लगता है कि कहीं को लिखने से रह गया, इसलिए मैंने कहा कि हमें आने चाहिए कोई वैसे है, तो फिर वही बात है कि उसमें जो हुआ होगा जो नाम सवाल है उसमें उसकी एहतियात अच्छी बात है कि अब आ जाए इसके रिएक्शंस पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिनोल जो है वो एसिडिक है, तो इसकी एसिडिक नेचर जो है वो अल्कोहल से बेहतर है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन बीच में आता है। तो इसके जो सबसे मशहूर रिएक्शंस हैं वो एज ए एरोमेटिक कंपाउंड्स है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये बेसिकली हमारा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हम बेंजीन में जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे वो 5 हो गए थे, और फिर हमने खास तौर पर ये बताया था कि अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फर्दर सब्स्टिट्यूशन करे, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी है कि उस सेकंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, विच इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन पैसिव। वो टॉपिक भी पढ़ लिया, तो इस हिसाब से जब हम फिनोल कहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि फिनोल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए अब फिनोल से हम जो भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसमें हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर होगा, हमें फिनोल से कभी बैटा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो अब जितनी जो भी एग्जाम्पल करे, अब जस्ट फॉर्मेलिटी, तो हमें तीन चूज किए हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन में खास तौर पर ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन एसाइलेशन को हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, बट ऑब्वियसली अगर करेंगे तो भी और ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ये तीन पिक करने की वजह ये है कि इसमें हम सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करेंगे कि जब फिनोल ने नाइट्रेशन की तो उसे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर मिल गया, बल्कि कोई नई बात भी बताना चाहते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को पिक किया है। तो पुरानी बात दोहराएंगे और नई एक बात आपको बताएंगे। तो पुरानी बात के साथ पहले नाइट्रेशन अगर फिनोल की करते हैं नॉर्मल तरीके से, जिसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फिनोल में एक जगह पर और सब्स्टिट्यूशन है, यानी सिर्फ दो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उस सूरत में यू नीड टू रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा हम ओरिएंटेशन इन बेंजीन में सीख के आए। तो इफ आई से कि मैं अपने बेंजीन फिनोल को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाना चाहता हूँ just to perform second substitution in the presence of concentrated H2SO4. So as OH group is also para director, it will direct the nitro group towards ortho and para position separately. तो एक प्रोडक्ट बनेगा ये और एक प्रोडक्ट बनेगा ये, और ऑलमोस्ट ये दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनते हैं। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 50, एक 49, एक 51 इतना क्लोज हो सकता है। सो दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल।
दिस इज इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन सेकंड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हमारा दिन ये हो कि अब तो हम फिनोल पढ़ रहे हैं ना, हम कोई ओरिएंटेशन का टॉपिक थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या फिनोल सेकंड के बाद थर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करता है? ये बिल्कुल करता है। तो उसका क्या तरीका होगा? तुमने कहा आपको याद ये रखना है कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे लाइक OH, इनको हम कहने कहा था दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप्स। So if they are electron pair donating groups, they donate their electron period and create negative charge on these three positions। ये हमने आपसे कहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, चूंकि वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, तो वो इन तीनों में से किसी एक जगह पे लगेगा, इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेकंड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम फ्री हैंड दे दें, हम एक्सेस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएं, तो हम क्या देखेंगे? नाइट्रो ग्रुप को इन्हीं तीन पोजीशंस पे लगना चाहिए, यहाँ तो नहीं लगना चाहिए। इसलिए अगर मैं यहाँ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट की जगह नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड यूज करूं, यानी मैं एक्सेस नाइट्रिक एसिड यूज करूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फिनोल की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। उस सूरत में जो प्रोडक्ट बनता है बड़ा मशहूर सा है। So this is with concentrated nitric acid. So इसमें हमारे पास है, if the phenol reacts with 3 moles of nitric acid, 1 phenol and 3 nitric acid, so then we will have this product. The NO2 group will attach with all ortho and para positions, और इस कंपाउंड का नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। इसका जो ज्यादा मशहूर नाम है वो है पिक्रिक एसिड। तो सारे हमारे जो कम हो गए इस किताब में, पिछली किताब में ज्यादा होते थे। तो नाइट्रिक एसिड की एक खास बात ये है कि जब नाइट्रिक एसिड किसी चीज से रिएक्शन करके एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है, तो अमूमन वो नाइट्रो ग्रुप वाले कंपाउंड्स एक्सप्लोजिव्स होते हैं। केमिस्ट्री में ये लफ्ज एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केमिकल्स के लिए जिन्हें हल्का सा हीट कर दें, फिजिकली उन्हें थोड़ा सा रब कर दें, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके एक्सप्लोड हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको हम एक्सप्लोसिव्स कहते हैं। मोस्टली एक्सप्लोसिव नाइट्रो के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये पिक्रिक एसिड उसी में से एक है। तो इस कंपाउंड को आप फ्री स्टेट में नहीं रख सकते। जब हम ये बनाते हैं, खास ख्याल रखते हैं कि इनर्ट सॉल्वेंट मौजूद हो, जो पिक्रिक एसिड बनते साथ उसमें डिसॉल्व हो जाए। जब तक ये डिसॉल्व रहेगा हमें इससे डर नहीं है। अगर सॉल्वेंट सूख गया, इवेपोरेट हो गया और ये ड्राई हालत में आया, ये खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाता है। दिस इज सो डेंजरस। इसी के खानदान के दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं और बड़े मशहूर हैं। तो अगर मैं इसके OH की जगह CH3 लगा, तो ये इंतहाई मशहूर एक्सप्लोसिव है। यानी अगर हम टोलुइन मिथाइल बेंजीन में, मिथाइल भी ऑर्थोपेराडाइस्टर है, उससे यही नाइट्रेशन करवाते, तो हमें ये चीज मिलती, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TNT। तो ये सबसे ज्यादा मशहूर है, तो हम आम उर्दू में कहते हैं बारूद। तो ये वो भी है, तो आतिश की वारदात अक्सर अलग अलग की गुमनुमा के होते हैं। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट तरीन फैक्ट ये होता है कि जो चीज़ लॉस्ट की गई है उसका वेट कितना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारे के सारे जो एक्सप्लोजिव्स हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और अगर आपने याद किया है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। सो एक एक्स मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का एक्सप्लोजिव वो है जिसकी कम क्वांटिटी से ज्यादा हीट निकलती है। तो जिसका कम मास यूज करें और बहुत हीट निकले, और अगर हम उसका ज्यादा मास यूज करते हैं तो तबाही दिलाते हैं। तो ये चीज हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब कहीं भी बम ब्लास्ट होगा, तो उन्होंने कितने किलो का मटेरियल यूज किया। और अमूमन जो सबसे कॉमन है वो ये ट्राइनाइट्रोटॉल की।
तो ये इसी का डेरिवेटिव हो गया। तो ये एक छोटी सी बात हमें इसलिए बताओ, ये दोनों केमिकल्स के नाम और स्ट्रक्चर आपकी किताब में बने हुए हैं और ये सब डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने जो यहाँ पे नाइट्रेशन को डिस्कस किया है, तो इस बात को बताने के लिए दिस इज न्यू थिंग। ये तो हमें ऑलरेडी पता थी, तो हमने एक तरह से अपनी मेमोरी रिकॉल कर ली। सेम इसी तरह जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल है वो है ब्रोमिनेशन। हेलोनेशन में खास तौर पे नाम है ब्रोमिनेशन। सेम उसकी भी स्टोरी है। तो अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, तो ये सिंपल ओरिएंटेशन वाले रूल के तहत होगी। if phenol reacts with bromine in the presence of ferric bromide as a catalyst, तो हमें उसी तरह ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन। दिस इज व्हाट वी already learned in orientation. So this is ortho bromo phenol para bromo phenol। तो ये तो वही रिपीटिशन हो गई। हम आखिर हेलोजन कहने के बजाय खास तौर पर ब्रोमीन क्यों कह रहे हैं? तो अगेन मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ चीजें रिपीट नहीं करवा रहे, बल्कि उन बातों को कोट करना चाहते हैं जो नई है, जो पहले नहीं पढ़ी। तो यहाँ क्या नई बात है? ये तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये नॉर्मल बात याद है। अब अगर मैं यहाँ भी यही करूँ कि एक्सिस ब्रोमीन यूज करवाएं, ताकि ऊपर वाली तरह 2 4 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आकर लग जाए, तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हम बजाय ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट यूज करें, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से। सो अगर मैं ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन वाटर यूज करूं, दैट इज ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो ये रिएक्शन फिर इस तरह होगा कि फिनोल इफ रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर 1:3 के रेशियो में रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। जस्ट लाइक सिट्रिक एसिड केमिकली का मिलेगा, लग रहा है हमें, बट नॉट एक्सक्लूसिव क्योंकि इसमें नाइट्रो नहीं है। So this is 2 4 6 tribromophene। तो what is the importance of this? ऐसे तो क्लोरीन भी कर सकता होगा, ऐसे आयोडीन भी कर सकता होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। Why are we focusing on bromine? तो इससे पहले भी आई थी बात, ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। अगर किसी चीज से रिएक्शन करता है तो उसका कलर गायब हो जाता है। तो ये एक ऐसी फिजिकल इंडिकेशन बन जाती है रिएक्शन करवाने वालों के लिए, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ है। सो द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर सर्व एज द सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल। फिनोल की आइडेंटिफिकेशन में ये टेस्ट इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसको खास तौर पर यूज किया। तो हम ये बात लिख सकते हैं, ऑरेंज color of bromine water decolorize during this reaction, hence it is used for identification test for phenol। तो एक नाइट्रेशन इसलिए डिस्कस करवाई गई कि उसमें पिकेट एसिड बनता है, ब्रोमिनेशन इसलिए क्योंकि उसमें फिनोल का सिंपल केमिकल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ रहा है। तीसरी एग्जाम्पल जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है वो है सल्फोनेशन, और इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी दफा भी हमने अभी या पहले आपको ये कहा कि अगर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो वो सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर इक्वली भेज देगा एंड यू विल हैव द इक्वल मिक्सचर ऑफ
ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट 50-50%, जिसके साथ हमने कहा कि नॉट very exact 50 and 50, almost 50 and 50. So it could be 49, 51, 48, 52 like that. But ये बात भी जहन में रखनी है कि in some cases there is an exception, क्योंकि इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन में बनना बेसिकली इस अजम्पशन के साथ है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी आइडेंटिकल है। तो हर दफा ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि जब फिनोल सल्फोनेशन करके ऑर्थोसल्फो फिनोल या पैरासल्फोफिनोल बनाता है, तो दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी सेम नहीं है। एक लो टेम्परेचर पे स्टेबल है और एक हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसलिए अगर आप सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे कराएंगे, मिलेगा दोनों ऑर्थो और पैरा, लेकिन ऑर्थो वाला चूंकि ज्यादा स्टेबल है, तो लो टेम्परेचर पर ऑर्थो की परसेंटेज ज्यादा होगी, पैरा की परसेंटेज कम होगी, मे बी 80-20। और जब हम टेम्परेचर हाई कर देंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, पैरा मेजर बन जाएगा और ऑर्थो माइनर। यानी इनको आप इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं पाएंगे। तो चूंकि ये बताना जरूरी था कि नॉट नेसेसरी दैट इन एवरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन यू विल हैव द प्रोडक्ट विद इक्वल प्रोपोर्शन, इसलिए हमने कहा कम से कम एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे आ जाए। तो इधर जब आप रिएक्शन नोट करेंगे, और फिनोल if react with sulfuric acid, we show that you may have this product when the temperature is about 20 degrees centigrade. तो फिर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज आर नेचर प्रोडक्ट। इसका मतलब है पैरा वाला भी साथ में बन रहा है, मगर वो कम माइनर क्वांटिटी में है। जबकि इसी रिएक्शन को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे, तो सिचुएशन ये होगी कि फिर आपको जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है, उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगी, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक acid will be our major product. ये हो गए इसके 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। टेक्निकली जो नई बातें हैं वो अपनी जगह हैं कि जब हम सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन करें तो हमें 2-4-6 वाला प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रेशन में भी, ब्रोमिनेशन में भी, इवन सल्फोनेशन में भी मिलेगा। हमने उसका तस्करा नहीं किया कि एब्सोल्युटली अननेसेसरी, हमने उस बात पे तस्करा किया जो यहाँ थोड़ी सी नई है, कि दैट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी टाइम the ortho-para product are in identical proportion. So ये उस एक्सेप्शन का जो करा है। अब चौथा रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन का एक स्पेशल रिएक्शन है, and that is oxidation of phenol. In the presence of a strong oxidizing agent, this is potassium dichromate. In the presence of potassium dichromate and concentrated sulfuric acid, it gives this compound. This is called benzoquinone.
दो अहम बातें हैं यहाँ। एक तो एक नया कंपाउंड बेंजोक्विनोन, उसका स्ट्रक्चर। दूसरी अहम बात ये है कि the equation which is written over here is in typical organic style. When we write the equation for the oxidation especially, हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि हम ये बताएं कि हमारा लिक्विड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना, what other things are formed because of the oxidizing agent is not absolutely necessary. इसलिए हम सीधा सीधा एरो पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करते हैं और ये सोर्स शो करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है उसने एटॉमिक ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड किया और नेसेंट ऑक्सीजन है, दैट्स इट। तो इस वजह से आपको यहाँ साइड प्रोडक्ट भी नजर नहीं आएंगे, हालांकि बहुत चीजें बनेगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो रिड्यूस होकर क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। और ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, अब पीएमसी में नहीं है, लेकिन जो आपका नॉर्मल सेकेंड ईयर का सिलेबस था उसमें सेकेंड चैप्टर में हमारा कंपाउंड था पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसकी हमने ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशंस पढ़ी थी। तो उसमें दिखता था कि वो क्या हशर हो जाता है आपका। ऑर्गेनिक की अच्छी बात ये है शायद, वो कहते हैं हमारे अपने बखेड़े इतने सारे हैं, हम कहाँ इनको भी संभाल के करें। तो वो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखने के आगे कि ये फोकस करें क्या था, क्या बन गया और किसकी वजह से बना। साथ में क्या क्या चीजें बनी है इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो हम देखेंगे आगे भी हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉलो करें। अब आखिरी बात अल्कोहल फिनोल्स की, तो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं कुछ, उसमें से है ये बात, कुछ नए हैं। जो हम कहते हैं अल्कोहल फिनोल की आइडेंटिफिकेशन, जैसे अभी आ गया ना एक टेस्ट ही आ गया, ऐसे और भी हैं। यानी अगर हमें लैब में अल्कोहल और फिनोल्स को आइडेंटिफाई करना हो तो हम कोई ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जिसमें कोई फिजिकल सीक्वेंस हो, कोई स्मेल आ जाए, कोई फिजिकल एक्शन ऐसा नजर आए, बबल्स बन रहे हैं, या किसी चीज का कलर चेंज हो जाए, यानी जिसे हम देख सकें या महसूस कर सकें। तो ये कहलाएंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और अल्कोहल्स एंड मोल्स। तो सबसे पहले अगर बात करें अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स का पहला टेस्ट है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। कोई भी अल्कोहल जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो बीइंग एन एसिड it forms sodium alkoxide and hydrogen gas in the body. ये रिएक्शन हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन में भी पढ़ा है। तो दिस इज सोडियम अल्कोऑक्साइड। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये रिएक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुआ, आखिर हमें क्या दिखाई देता है, कोई कलर चेंज होता है, कोई स्मेल आती है। हमने कहा ना कलर ना स्मेल। ये रिएक्शन जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो बबल्स बनाता हुआ निकलता है। सोडियम बैटरी को हम आमतौर पर ईथर में डिजोल्व करके या भट्टी के तेल में डिजोल्व करके रिएक्ट करवाते हैं इनर्ट सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो बबल्स बनते हैं, वो हमें दिखाई देंगे। सो अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ बबल्स तो इट मीन्स अंदर सोडियम ने रिएक्शन कर लिया है, सो द कंपाउंड मस्ट बी अल्कोहल। तो हम कहते हैं फॉर्मेशन of bubbles of hydrogen gas confirms the presence of alcohol। अच्छा, ये रिएक्शन फिनोल के साथ भी होगा। सो यू कैन नॉट यूज दिस रिएक्शन टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। हाँ ये है कि इससे ये साबित हो गया कि अल्कोहल, लेकिन दूसरा रिएक्शन अल्कोहल की प्रेजेंस को चेक करने का सबसे मशहूर और पुराना तरीका है। जैसे बात है अल्कोहल के नाम के साथ जहन में इथेनॉल आता है, शराब, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्कोहल है, और भी है बहरहाल ये सबसे ज्यादा। तो नाइनटीन सेंचुरी बल्कि कहना चाहिए, नाइनटीन सेंचुरी यानी तकरीबन 150-200 साल पहले जो दुनिया का जोग्राफिया था
उसमें अफ्रीका सबसे ज्यादा इनोसेंट बना हुआ था कि यूरोपियन कंट्री से पूरे अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया, स्लेव्स। ये हमारे वाला हिसाब नहीं था कि सिर्फ कैप्चर किया हुआ है, बाकायदा स्लेव था। आखिर तक साउथ अफ्रीका उसी में रहा, कहीं जाकर खत्म हुआ। तो ब्रिटिश कम थे, फ्रेंच और स्पेनिश ज्यादा थे। तो उनके जो जनरल्स थे, अफ्रीका भरा पड़ा है मिनरल से भी और जंगलों से भी भरा पड़ा। तो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और चीज़ों से वो अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करते थे। तो उनको होता था कि चेक करें वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। तो उनका पाम टेस्ट होता था और हाथ पे कर लेते थे। तो इफ दे वांट टू चेक वेदर द गिवन लिक्विड इज अल्कोहल और नॉट, वो अल्कोहल हाथ पे डालते थे और वेनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड, वो उसमें डालते थे। तो आज हमें पता है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी अल्कोहल आपस में मिले तो वो एस्टर और वाटर बनाते हैं। और एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है। तो वो अपने पाक पर दोनों चीज डाल के सूखते थे और उन्हें फ्रूटी स्मेल आती थी, तो दैट कंफर्म्स। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। उनके पास अल्कोहल पड़ा हुआ हो और वो ये चेक करना चाहें कि जो चीज़ है वो वाकई वेनेगर है या नहीं है, तो भी काम आ जाएगी। और अगर उनके पास वेनेगर हो, चेक करना चाहें ये अल्कोहल है या नहीं है, तो सिंपली पाम पे हो जाता था। तो इसको हम कहते थे पाम टेस्ट। सेकेंड ईयर में जो आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें एसीटेट के कंफर्मेटरी टेस्ट में ये टेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली ना हम करते हैं और ना कोई कराता, तो हमें पता ही नहीं था। अदरवाइज रट्टे तो लगाए हैं, कॉपियां तो भरी हैं। तो उसमें आमतौर पर एसीटेट का टेस्ट, सॉल्ट तो सबको दिया जाता है, लेड एसीटेट। एसीटेट की कंफर्मेटरी टेस्ट में यह है कि एसीटेट अल्कोहल एसिड के साथ मिलाया एसिटिक एसिड बन जाता है। और फिर इसमें थोड़ा सा अल्कोहल डालें तो फ्रूटी स्मेल आती है। बच्चों को हम हाथ में नहीं करने देते, हम उसे टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। और इसलिए नहीं करने देते कि हम हैबिट नहीं डेवलप करना चाहते कि आप केमिकल्स के साथ फिजिकल हो। हालांकि इसमें कोई हार्म नहीं था और ये होता ही हाथ पे है। लेकिन बच्चों को एक चीज की इजाजत देते हैं तो हर एक पे कोशिश करने लगते हैं ना, तो कहीं कहीं केमिकल्स इतने फ्रेंडली नहीं। तो ये वाला टेस्ट सबसे मशहूर है, इसको हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। और इसकी कहानी ये है कि इफ यू हैव एनी अल्कोहल एंड इट वुड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होता ये है कि अल्कोहल शोज इट्स एसिडिक नेचर। सो यहाँ से H और यहाँ से OH जाता है, दैट मेक्स वाटर। और जो दोनों चीजें अगर आपस में मिल जाएंगी तो दैट मेक्स एस्टर। दिस इज एस्टर। और हम लिखेंगे फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर्स confirms the presence of alcohol. तमाम एस्टर खासतौर पर इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में इस्तेमाल होते हैं। जितनी भी चीजें आप अब तक खाते हैं ना, टेस्ट वाली, च्युइंगम, बबल गम, चॉकलेट्स, इनमें से किसी में नेचुरल कंटेंट नहीं होते। हालांकि इनके रैपर पे बड़े बने हुए होंगे, किसी में पाइनएप्पल बना होगा, किसी में क्या बना होगा, लेकिन किसी में भी नेचुरल टेस्ट नहीं होता। सब में ये हम ये एस्टर इस्तेमाल करते हैं टू गिव यू द आर्टिफिशियल फ्लेवर। अच्छा, अब यही काम फिनोल्स के लिए। तो एक तो अभी बता रहा है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज ब्रोमिनेशन। तो हमने पूरी बात कितनी कि व्हेन यू रिएक्ट phenol with bromine water, it will give you 2,4,6 atoms of phenol, and bromine water is orange color, so color decolorized हुआ, that makes the presence of phenol confirmed। तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने लिखा ब्रोमिनेशन with bromine water, सी मेंशन है। सो ये अभी भी लिखा है। जो दूसरा है ये इंटरेस्टिंग, नया, इससे पहले किसी भी रिएक्शन में हमने नहीं पढ़ा और अच्छा हो रहा है। ये है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। अब सुना है कि इस साल सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल का सिलेबस चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में हुआ है, मगर ना बच्चों को पता चला है ना टीचर को। शानदार सिस्टम का मसला। प्लीज, ये बड़ी दुख की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यानी आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल का सिलेबस चेंज हो गया। और प्रैक्टिकल हो गया, एग्जाम हो गया, मैं चेक करके कॉपी दे दी, बट नो बडी नोस क्या है सिलेबस। यानी पूरे प्रैक्टिकल में टीचर्स तक कंफ्यूज रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल में क्या देना है। आधे कॉलेजेस ने पुराना वाला दिया है, आधे कॉलेजेस ने नया वाला दिया है, और कुछ कॉलेजेस ने दोनों का कॉम्बो पैक दिया है कि जिस बच्चे को जो आता है लिख दो उसका।
मजाक बना दिया, सेकेंड ईयर भी चेंज हो गया। तो अब इसमें वो चीजें आई हैं जो कभी हमने 1980s में की थी, और उसमें था ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप को भी हम टेस्ट करवाते थे सॉल्ट एनालिसिस का। तो उसमें हम ये वाला रिएक्शन करवाते थे फॉर फिनोल्स। तो फिनोल को अगर हम फेरिक क्लोराइड से मिलाएं तो क्या होता है, अच्छा यहाँ आसानी की खातिर हम फिनोल का फॉर्मूला लिखें तो इक्वेशन आसानी से समझी जाए। तो अगर बेंजीन का रिंग बनाए C6H5OH इस फिनोल, उसके 6 मॉलिक्यूल्स एक फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये जो है ये कहलाता है फेरिक तीनों ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, और इसका कलर होता है वॉयलेट या पर्पल। इट मींस अगर हम फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं और हमें वॉयलेट या पर्पल कलर मिल जाए तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। तो ये फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया एक तरह का। कौन कराता है? फिनोल का पर्पल आना वाला। फिनोल कब देते हैं हम आपको प्रैक्टिकल में? वो तो पूछा हूँ कब दिया, कहाँ? आप प्रैक्टिकल कौन है? वो तो प्रैक्टिकल कराते हैं ना बेचारे, हम नहीं कराते। हम कराची वाले के पास फिनोल का कंपाउंड नहीं देते होते थे, वो खाली ट्यूब रखी हुई होती थी। वो बस उन्होंने जब चेंज करवाया था तब होता। उसके बाद से जब भी एग्जामिनेशन हुआ तो फिनोल का खाली डब्बी होती है, बच्चों को नहीं हैंडल करने देते। नहीं, वो हैंडल नहीं कर रहे थे, उनके प्रैक्टिकल्स की अप्रोच यही करवा के हम देते हैं, लेकिन उनका तो डिटेल सबसे ज्यादा है, परफॉर्मेंस कम है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं और उससे सवाल आ जाते हैं। बैठ वाले भी कराते हैं, इसे कराची बोर्ड वाले आपका तो क्या नाम सुना हो। और ये भी कभी बहुत अच्छा था। हमें याद है अच्छे खासे लड़कों को सत्यानाश करवा दिया था। एसीटोन नेल पॉलिश नहीं होगा थे, फिनोल फेरिक क्लोराइड से वाटर कलर देता है, एक का पाम टेस्ट। तो ये सारे इसलिए आता है कि हमें तैयारी तो होनी को नहीं करते थे, तो प्रैक्टिकल के दिन हर बच्चा अपने नाखून पे नेल पॉलिश लगा देगा कि अगर एसीटोन आ गया तो इसी से चेक कर लेंगे। तो एक हंगामा होता था कि बच्चे खाते लड़कों को लड़की बना दिया आप लोगों ने, सब नेल पॉलिश लगा गया चेक कर लेंगे सब। मैंने इस बहाने ये तो याद हो गया कि नेल पॉलिश नहीं होगा। तो सबकी निशानियां बनी हुई थी छोटी छोटी सी, सारे फंक्शनल ग्रुप की, किसी की स्मेल, किसी में कलर, सबकी निशानियां बना दी। तो वही असल चीज थी कि हमारे बच्चों में ये सेंस आ जाए केमिकल्स आइडेंटिफाई करने के शॉर्टकट्स क्या है। अब पूरा हिस्सा है बाद में हटा दिया, अब दोबारा लेकर आया है, और एक एक में तो था पहले से ही है। और अब ये नेशनल कैरिकुलम में इसलिए कराची बोर्ड वालों ने कम से कम डाल तो दिया, परफॉर्मेंस कैसे हुई है पता क्या हुआ शायद। अच्छा ये हो गया सारे अल्कोहल्स की बात। अल्कोहल्स फिनोल्स ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स में पैदा होगा। अब जैसा कि लास्ट हिस्सा है और वो है कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल में दो हिस्से हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो अब हम पहला वाला हिस्सा शुरू करते हैं। कराची बोर्ड वाले बच्चों को यहाँ से कुछ कंसेशन मिला रिड्यूस सिलेबस का। बेसिकली तो बोर्ड वालों ने उन्हें मालूम बनाया, तो क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में कहा नहीं दो बातें, सिर्फ कीटोन है आपके सिलेबस में, नहीं सिर्फ एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, और मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं करना है। अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे आप देखेंगे सारे मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन हम पहले पढ़, इसका मतलब है फायदा नहीं था और उन्होंने दिए, टॉपिक कोई और बन गया। और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में अलग है ही नहीं, जो काम एल्डिहाइड करता है वो ही कीटोन करता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत। तो दैट मीन्स हमने जितना चैप्टर पढ़ा था बस उतना ही पढ़ना था। अगर हमें ये रिड्यूस सिलेबस नहीं भी मिलता तो भी उतना ही पढ़ना था। तो अभी हमें अंदाजा होगा, तो अभी हमारे लिए बड़ा अच्छा चैलेंज होगा टू बिगिन विद दिस पार्ट। क्या हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद आते हैं या नहीं? चार हैं, चारों पढ़े हुए हैं, एक भी नहीं। यानी अगर मैं इसे स्किप कर दूं और इसे पेपर पे देता हूँ, अभी ये तो हमने लिखा, ये आपने किसी और टॉपिक, इतना जबरदस्त हिसाब देखते आए। पहले छोटा सा तारुफ हो जाए इसका, ये हो गया नाम कार्बोनाइल कंपाउंड्स part 1, which is called aldehydes and ketones.
अब कार्बोनाइल का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, and when carbon forms double bond with oxygen, there are two more valencies for carbon. In aldehyde, it is occupied with hydrogen and one alkyl group, and in ketones, it will be with both assignments. इसको IUPAC में हमने कह दिया अल्कानल और इसको कह दिया अल्कानॉल। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे अहम बात methanol and ethanol, the first two members of aldehydes, are gases। ठीक है, यानी जिसमें एक कार्बन है और दो कार्बन है। जबकि C3 to C19 both aldehydes and ketones are liquid। तो अब कीटोन्स तो शुरू ही तीन कार्बन से होते हैं, इसका मतलब है कीटोन में गैस कोई नहीं है। जो पहला कीटोन है वो है प्रोपोनॉल एंड दैट इज लिक्विड एसीटोन, जिसको हमने कार्बोनिक एसिड। और C22 ऑनवर्ड सॉलिड, ये एल्डिहाइड कीटोन्स का एक पहला हिस्सा हो गया। फिर इसके बाद सॉल्युबल इन वाटर बट solubility decreases with increase in carbon। ये सब में एक बार है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाए साइज और हल्का जो बढ़ता है सॉलिबिलिटी कम हो जाती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in carbon। दूसरी अहम बात, we have a double bond between carbon and oxygen in all carbon ions। और हमें पता है जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो इट मींस उसका एक भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो अब वो कार्बन का डबल बॉन्ड चाहे कार्बन के साथ हो लाइक एल्कीन या ऑक्सीजन के साथ हो, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो हमें सबसे पहले बताना है कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप is sp2 hybridized, और इस वजह से उसका शेप हो गया प्लेनर ट्राइगोनल और एंगल हो गया 120। So mostly we draw all carbonyl group in this fashion। सर ये कार्बन कार्बन कायरल हो सकता है, कार्बन कायरल हो सकता सवाल ही कर दी, नहीं हो सकता। सवाल कोई डबल बॉन्ड बनाने वाला कायरल नहीं, क्योंकि कायरल के लिए जरूरी है कि योर ऑल फोर बॉन्ड शुड बी विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। दैट इज व्हाई जब हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो खासतौर पे कहा था कि स्टीरियो के दो हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड हो, उनसे अगर कोई ऑप्टिकल आइसो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकती है तो वो ज्योमेट्रिक वाली हो सकती है, सिस ट्रांस वाली। जबकि जिसमें डबल बॉन्ड ना हो उसमें पॉसिबिलिटी है, उसमें फिर सिस ट्रांस तो हो ही नहीं सकता। उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि उसमें अगर स्टीरियो कार्बन या विरल कार्बन होगा तो दे विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये एक सैचुरेटेड के लिए है, एक अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब ये जो है सिर्फ बनाया इसी तरह है कि दिस एंगल इज 120। तो अब मैं यहाँ H लगाऊं या R एल्डिहाइड दोनों जगह R लगाऊं तो तो स्ट्रक्चर दोनों में सेम। अब आ जाए देखते हैं हमारी याददाश्त कितनी अच्छी है कि देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड द फर्स्ट वन इज अल्कीन्स। क्या हम रिकॉल कर सकते हैं कि अल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे बनते हैं? कौन सा रिएक्शन था जिससे हमने अल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन्स का?
लोग वाले तो उसको बहुत समझ से बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। दोनों बन सकते हैं उसमें। इससे डिपेंड करता है कि मिक्सर की देखें। सबसे पहले वाला सबसे आसान वाला वैसे ईथीन। इससे दोनों मिलकर बन सकते हैं। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन कराया ओजोन से, तो पहले एक इंटरमीडिएट ओजोनाइड बनता है। तो हम दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, बिकॉज वो दोनों के दोनों इस तरह ऑक्सीजन से मिलते हैं, जो उनके साथ हाइड्रोजन है जैसा था वैसा ही रहता है। Then we react this thing with zinc। तो जिंक से मिलाने पे जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीजन चला गया और इसने बनाए 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ये रिएक्शन मैंने इसलिए पूरा लिखा ताकि जो फॉर्मेलिटी है रिएक्शन की वो क्लियर हो जाए, इसलिए हमें जरूरत है। हमें तो प्रेडिक्ट करना है, अगर हम आपको इथीन दें तो आप हमें बताएं यहाँ क्या है। सो आपको नोटिस ये करना है असल में कि ये कंपाउंड यहाँ बीच में से टूटता है। ठीक है, जब ये बीच में से टूटता है दो अलग अलग टुकड़े बनते हैं, ये टुकड़ा अलग और ये टुकड़ा अलग, और इनका जो कार्बन होता है इसके साथ कार्बन आयन ग्रुप बन जाता है। तब आपको देख लीजिए दोनों ही तरह बनेंगे। अच्छा, अब मैं इसे चेंज करता हूँ और आप प्रेडिक्ट करेंगे। अगर फर्स्ट कीजिए ये ऐसे, तो अब आप क्या जहन में सोचेंगे, पूरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं ना मुझे, मैं यही हिसाब लगा ये बीच में से तोड़ देता हूँ तो ये एक इधर बन गया और ये एक, तो बताइए ये कौन, ये बना इथेनॉल, और ये कौन, ये बना इथेनॉल। अभी तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड बनने को अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ इसे इस्तेमाल, दिस इज 2,3 dimethyl 2-butene। If this is my starting alkene, तो फिर वही ट्रिक है कि आप डबल बॉन्ड खत्म करें, इधर बनाए डबल बॉन्ड इधर, तो ये भी एसीटोन या प्रोपानॉन और ये भी प्रोपानॉन, 2 moles of propanol। So it all depends what is attached here, either it is hydrogen or any alkyl group, that will decide the nature of the product formed here। They could be same and they could be different depending कि आप इधर क्या लगा, आप इन दोनों जगह पे CH3 लगा दे कीटोन बन जाएगा, इन दोनों जगह पे हाइड्रोजन रहने देंगे इथेनॉल बनेगा। So it all depends कि what starting alkene you will use। That's why this become a very important question for MCQs। इक्वेशन नहीं चाहिए, हम आपको अल्कीन का नाम देंगे और आपसे ये बताइए प्रोडक्ट क्या बना, तो आपको सिर्फ अल्कीन का स्ट्रक्चर बना के यही रफ में ही डिसाइड कर लेना है, डोंट हैव टू गो फॉर द ओजोनाइड और जिंक और ये सब, यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि विच अल्कीन शुड बी फॉर्म्ड। दूसरा तरीका भी हमारा पढ़ा हुआ है और वो है फ्रॉम alkynes। It also gives us aldehyde and ketones, और ये था प्रोसेस हाइड्रेशन, यानी हम अल्काइंस में वाटर ऐड करते हैं। तो इसकी खास बात ये थी कि सिर्फ इथाइन के साथ एल्डिहाइड बनता है, बाकी सारे अल्काइंस के साथ कीटोन बनता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इक्वेशन। इफ आई हैव दिस इथाइन और हम इसमें वाटर ऐड करें, we just need the catalyst mixture of mercuric sulfate and sulfuric acid। अब ये ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनता है, एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OH। We call it ethanol, a unstable addition product, ऑटोमेरिज्म वाला टॉपिक था।
हमने आपसे कहा था कि अगर डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो दैट इज अनस्टेबल बिकॉज बीइंग वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ और अपना हाइड्रोजन वो इस कार्बन को दे देता है। नतीजा ये होगा कि ड्यू टू दिस इंटरनल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट you will have hydrogen here and a double bond between carbon and oxygen which makes it ethanol which is an aldehyde। लेकिन अगर हम तीन कार्बन वाले या बड़े अल्काइन की तरफ जाएंगे तो वाटर का एडिशन मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा और OH हमेशा दरमियान के किसी कार्बन से लगेगा जिसकी वजह से हमें कीटोन मिलेगा एल्डिहाइड। तो इफ आई go with this is propine और मैं कहूँ कि इसमें हम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये बनेगा बिल्कुल उसकी तरह पहले अल्कीनॉल और इसमें चूंकि मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट शुड अटैच विद द कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन तो OH इधर आएगा। जब OH बीच में आएगा तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड इधर और ये H इधर तो इसका मतलब ये हुआ कि you will have this thing CH3CO which is a ketone called propanol। तो ये भी रिएक्शन पहले का था पिछला वाला भी पहले का था हमने दोबारा देखा है। अच्छा अब तीसरा भी पहले का है और ये तो अभी पिछले चैप्टर का एंड दैट्स ऑक्सीडेशन of alcohol. ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें हमने पास आउट बताया था प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड बनाते हैं सेकेंडरी कीटोन बनाते हैं टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं have multiple options for the oxidizing agents which can oxidize the alcohols। इसमें weak भी है strong भी है सब है। तो आम तौर पर हम ये ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं विद द सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। किताब में यहाँ खास तौर पर एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तस्करा किया पूरी किताब में और कहीं नहीं किया तो उसमें उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी एब्रिविएशन है PCC। This is pyridinium chlorochromate। तो दिस इज जस्ट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट ये उसका सब्स्टिट्यूट है अगर वो ना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसका नाम बस यहाँ पर जरूर करेंगे तो इक्वेशन ये बनी if you have 1 degree alcohol and that is oxidized in the presence of PCC that is pyridinium chlorochromate तो ये बनेगा हमें एल्डिहाइड और अगर हम यूज करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल अंडर दी सिमिलर कंडीशंस तो हमें मिलता है जो ये तरीका अभी अभी ही पढ़ा है पिछले ही टॉपिक में। आखिरी तरीका है बेसिकली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाने एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने का और ये आपने पढ़ा है असाइलेशन ऑफ benzene that was the electrophilic substitution reaction of benzene इसमें असहाइलेशन की सब है। फर्स्ट डिग्री को ऑक्सीडाइज करने का एल्डिहाइड बनता है तो दोबारा ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन के साथ नहीं होता ऐसा कुछ। कीटोन के साथ भी ऐसा होता है लेकिन चूंकि कीटोन जब ऑक्सीडाइज होगा अभी हम रिएक्शन में पढ़ेंगे इसके बाद तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है so that becomes difficult so ketone can only be oxidized to carboxylic acid in the presence of a very strong oxidizing agent। तो उसे अगर ऑक्सीडाइज करना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अलावा ऑप्शन नहीं है लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है विद अ माइल्ड एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल। प्रोफाइलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टॉलिंस एजेंट सब ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें तगड़ा आदमी चाहिए
वो इन बच्चों से ऑक्सीडाइज है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना होता है, तो उसका रूल भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, वो भी बनाता है। ठीक है। अच्छा, अभी असाइलेशन क्या है? इफ द बेंजीन रिएक्ट्स विद acyl halide in the presence of ferric halide and aluminium halide as a catalyst, तो हम ऐसे बनाते हैं acyl benzene, which is obviously an aromatic carbonyl compound. We call it acyl benzene. और टेक्निकली देखा जाए तो ये कीटोन होगा, क्योंकि इसके एक तरफ R है, दूसरी तरफ अराइल ग्रुप या बेंजीन रिंग है। So these are the मेथड्स, जिसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। दैट्स माय पॉइंट। बहुत अब इनके रिएक्शंस में ये फैसिलिटी बहरहाल नहीं है, इसमें भी बहुत सी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस हैं जो हम रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ेंगे और बड़े अहम वाले रिएक्शंस हैं। तो बेसिकली एल्डिहाइड में तो उसका टॉपिक उन्हीं के लिए बना है। तो वो क्या है? चूंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वी ऑल नो दैट डबल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड, और उसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक लिहाज से डिफरेंट है। और वो क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है। ऑक्सीजन बेयर्स द नेगेटिव एंड कार्बन बेयर्स द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पर कौन हमला करता है? न्यूक्लियोफाइल, दैट विल अटैक। इसलिए जो रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड रिएक्शन है हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स के, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, उनकी थीम ये है, सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, if the oxygen bears negative, carbon bears positive. So if I react them with something which is composed of electrophile and nucleophile, the reaction is initiated by nucleophile. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म होता है, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लगता है और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लगता है। तो ये है थीम तमाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ, गड़बड़ की बात इसमें क्या है कि चूंकि यहाँ जब तक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं है, पार्शियल प्लस चार्ज है। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिनका नेगेटिव चार्ज भी वीक है, वो डायरेक्ट इस कार्बन पर अटैक करके ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर आप यूज करेंगे, तो आपको उनकी सपोर्ट के लिए एसिड को कैटेलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, तो फिर हमें बेस को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है इन रिएक्शंस की दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाते हैं एसिड कैटेलाइज्ड और दूसरे कहलाते हैं बेस कैटेलाइज्ड। आपको जो बात खास तौर पर पहले याद रखनी है वो ये है कि इफ दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड, कब होगा? इफ वीक न्यूक्लियोफाइल like hydroxyl amine NH2OH और हाइड्राजीन NH2 is used। तो एसिड कैटलाइज तब होते हैं जब कोई वीक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो। हमारे सिलेबस में दो हैं, एक का नाम है हाइड्रोक्सिलामीन और एक का नाम है हाइड्राजीन। हम इन दोनों के साथ रिएक्शन देंगे। और बेस कैटलाइज ऑब्वियसली तब होगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसकी एग्जाम्पल है HCN एंड ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अब जो काम हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, और स्पेशली ये चारों
दो वीक के साथ, दो स्ट्रॉन्ग के साथ, और इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स में वही